नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे एपीओ 70% कोटा के क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट। यह एग्ज़ाम सेंट्रल रेलवे द्वारा 12 फरवरी 2022 को कंडक्ट की गई थी। इसके पहले के दो पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का कमेंट्स बॉक्स ज़रूर देखें। यदि कुछ डाउट हो या गलती हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ रेलवे सर्वेंट हु गॉट MACP on 14/5/2016 and opted for fixation of pay with effect from 1/7/16, his date of next increment will be। यदि किसी कर्मचारी को 14/5/2016 से MACP का लाभ दिया जाता है और वह 1/7/2016 से वेतन निर्धारण का ऑप्शन देता है तो उसकी अगली वेतन वृद्धि की तिथि क्या होगी। ये यहाँ पे इस कंडीशन में 14/5/2016 को MACP दी गई है, यानी और उसने ऑप्शन 1/7/2016 से मांगा गया है। इसका मतलब है उसका एनुअल इंक्रीमेंट 1/7/2016 से होगा। तो इस केस में 1/7/2016 को उसे एनुअल इंक्रीमेंट रेगुलर जिस पे में है, जिस लेवल में है, उस पे दिया जाएगा। उसके बाद MACP का पे फिक्सेशन दिया जाएगा, एक इंक्रीमेंट MACP का भी दिया जाएगा और उसके 6 महीने बाद उसे रेगुलर एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी 1 जनवरी 2017 को उसे एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो हम इस हिसाब से हमारा आंसर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। द सेकंड सप्लीमेंट्री सिलेक्शन शुड बी हेल्ड विद द पर्सनल अप्रूवल ऑफ। दूसरा अनुपूरक चयन की व्यक्तिगत स्वीकृति से आयोजित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है PCPO। इसके लिए मास्टर सर्कुलर 31 देख सकते हैं। मास्टर सर्कुलर 31 सिलेक्शन से संबंधित है। तो आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि मास्टर सर्कुलर 31 किससे संबंधित है या सिलेक्शन से संबंधित मास्टर सर्कुलर कौन सा है। तो वो है 31। क्वेश्चन नंबर 62। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ प्रेम मीटिंग एट जोनल रेलवे। प्रेम की बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर सचिव या सेक्रेटरी कौन होते हैं। तो वो होते हैं DGM। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर द प्रेम मीटिंग्स आर कंडक्टेड एट बोर्ड्स जोनल एंड डिविजनल लेवल। बोर्ड, क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर प्रेम की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है। तो ये करेक्ट आंसर है 1 इन अ क्वार्टर, 3 महीने में एक बार। क्वेश्चन नंबर 64। हाउ मेनी डेज स्पेशल CL मे बी गिवन फॉर पार्टिसिपेशन इन PNM। PNM में भाग लेने के लिए कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर 3 होना चाहिए। इसका आपको कहीं रेफरेंस मिलता है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। PC पर्सनल कंप्यूटर एडवांस इज एडमिसिबल एट। कंप्यूटर अग्रिम कितना तक मिल जाता है। तो ये है फर्स्ट टाइम हम लेते हैं तो ये 50,000 तक मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन इज। बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन पंचक निर्णय का फैसला कितने वर्ष तक वैध रहता है। तो ये करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन इसका रेफरेंस और करेक्ट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। How many office bearers may be accepted where union members are less than 1,000 in a unit। इसके लिए ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001 हम देख सकते हैं।
इसके अनुसार not more than one third of the total number of office bearers or 5 ये होने चाहिए। तो इसका मुझे लगता है करेक्ट आंसर 5 होगा। इस अमेंडमेंट एक्ट को मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप उसे देखिए। यदि आपके पास कोई दूसरा रेफरेंस हो या करेक्ट आंसर हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे सभी को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मेनी स्पेशल CL special casual leaves in a year may be granted for भारत स्काउट एंड गाइड्स एक्टिविटीज़। भारत स्काउट्स गतिविधियों हेतु एक वर्ष में कितने विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जा सकते हैं? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा इसका 30 + 15 डेज। हम मास्टर सर्कुलर, स्काउट एंड गाइड्स का मास्टर सर्कुलर 1 देख सकते हैं। स्काउट एंड गाइड्स एक्टिविटीज़। तो एक हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ तैयार हो सकता है कि स्काउट एंड गाइड से संबंधित, एक्टिविटीज से संबंधित मास्टर सर्कुलर कौन सा है? तो ये है 1। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि MC1 मास्टर सर्कुलर 1 किससे संबंधित है? तो यह है स्काउट एंड गाइड्स एक्टिविटीज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ JCM एट नेशनल लेवल? JCM के राष्ट्रीय स्तर के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसमें एक क्वेश्चन और आता है जिसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम स्टाफ साइड कैन बी अटेंडेड टू JCM। JCM में स्टाफ साइड से कितने मेंबर्स हो सकते हैं, उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी फीस इज टू बी पेड फॉर मेकिंग अप्लीकेशन बिफोर CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने के लिए कितनी फीस का भुगतान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ₹50। ये किसके नाम से किया जाता है, इसका आंसर भी आप बताएं। मुझे लगता है इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के नाम से हम करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सेक्शंस इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में कितने सेक्शंस है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में 9 सेक्शंस है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास किया गया था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसका आंसर है 1963। और एक पूछा जाता है व्हेन इट वाज अमेंडेड। इट वाज अमेंडेड इन 1967। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा सकता है, सेक्शन 3 कब से लागू हुआ? तो सेक्शन 3 कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1965। यदि आपने पहले ही पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो गया। यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार ओरिजिनल लेटर या ओरिजिनल एक्ट उसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, passing the matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination deems an employee to be proficient in Hindi। यदि कोई मैट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड
और उसके इक्विवेलेंट एट हायर एग्जामिनेशन विद हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, उसका हिंदी का मीडियम है, तो एम्प्लॉय को प्रोफिशिएंट माना जाएगा क्या, माना जाएगा। तो ये होगा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसका हिंदी मीडियम में ही पूरा एजुकेशन हो रहा है तो प्रोफिशिएंट ही माना जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन टू possess proficiency in Hindi deems an employee to be proficient in Hindi। कोई डिक्लेयर करता है, सेल्फ डिक्लेरेशन करता है कोई एम्प्लॉय कि आई एम प्रोफिशिएंट इन हिंदी, तो उसे प्रोफिशिएंट ही माना जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसके लिए हम रूल नंबर 9 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट देख सकते हैं, इसमें इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। यहाँ दिए गए रीजन ए बी सी और यहाँ दिए गए स्टेट। तो रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी, तो इसका हम कोशिश करते हैं मैच करने की। तो रीजन ए यानी का क्षेत्र, इसका है आंसर का क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़, ये होगा। रीजन बी यानी खा क्षेत्र का आंसर होगा दादर एंड नगर हवेली, ये खा क्षेत्र में आता है। रीजन सी में गोवा एक आता है, इसमें आसाम भी एक है एंड मिज़ोरम, ये तीनों सी क्षेत्र में आते हैं। तो हम करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करेंगे। ये का है यानी पी का होगा 4 नंबर, क्यू का होगा 2 नंबर, पी का 4 क्यू का 2, पी का 4 क्यू का 2, आर का रहेगा 1 3 एंड 5, 1 आर का है 1 3 एंड 5, तो करेक्ट आंसर होगा डी। इसे बहुत केयरफुली आप सॉल्व करें क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, केवल ऑप्शन टिक करने में गलतियां हो सकती है। व्हाट इज द एजुकेशनल लेवल ऑफ प्रज्ञा एग्जाम? प्रज्ञा परीक्षा का शैक्षणिक स्तर क्या होगा? तो प्रज्ञा एग्जाम का शैक्षणिक स्तर 10वीं होना चाहिए। इसमें प्रज्ञा एग्जाम में 10th में यानी 1 सब्जेक्ट एज हिंदी इन 10th मैट्रिकुलेशन, ये भी है। इट मीन्स इट हैज़ वर्किंग नॉलेज। प्रज्ञा का मतलब है कि उसके वर्किंग नॉलेज है, तो इसका स्तर जो है 10th होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में उल्लिखित किया गया है? हिंदी हैज़ बीन मेंशन्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, तो ये है आर्टिकल 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 3 हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर लिस्टेड विच आर टू बी इशूड बाइलिंगुअल? ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स है जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में हमें पब्लिश करने चाहिए या इशू करने चाहिए, जारी करने चाहिए? तो ऐसे जितने डॉक्यूमेंट्स है उनकी संख्या है 14। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78,
Employees who write in English more than words during 1 year in official work can participate in the original Hindi comments drafting award scheme. तो ये है 20,000। सरकारी कामकाज में एक वर्ष के दौरान 20,000 या इससे अधिक शब्द हिंदी में लिखने वाले कर्मचारी मूल हिंदी टिप्पणियों आलेखन पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। ऑफिसेस सिचुएटेड इन बी रीजन, बी रीजन में जो ऑफिसेस है अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज मस्ट एंश्योर ओरिजिनल करस्पॉन्डेंस टू बी इशूड इन हिंदी। तो ये 90% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80। हाउ मेनी मीटिंग्स आर हेल्ड इन अ ईयर इन केस ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो इनकी 2 मीटिंग होनी चाहिए। जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सजेशन है कि रेल भाषा का एक ऐप बोर्ड ने विकसित किया है, उसे आप डाउनलोड करिए। उसमें बहुत सारे हिंदी राजभाषा से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। अपडेटेड वो ऐप रहता है, तो उसे आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि राजभाषा से संबंधित हमारा कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। प्लान हेड दिए गए हैं और रिलेटेड विद। तो प्लान हेड 11 जो है वो न्यू लाइन से संबंधित है। प्लान हेड 13 है हमारा रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल्ड, ये है, तो इसका ये होगा रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल। प्लान हेड 14 ये है गेज कन्वर्जन से संबंधित है। प्लान हेड 15 ये हमारा डबलिंग से संबंधित है। और कंप्यूटराइजेशन से प्लान हेड जो संबंधित रहेगा मुझे लगता है ये 17 होगा। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं कि इसके अनुसार हमारा आंसर क्या रहेगा। तो P का 1 Q का 3, P का 1 Q का 3 एंड R का 2, P का 1 Q का 3 एंड R का 2 और S का 5। तो करेक्ट आंसर C हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। यहाँ डिमांड नंबर दी गई है और डिमांड का नाम दिया गया है। तो डिमांड नंबर 1 जो है रेलवे बोर्ड से संबंधित है। डिमांड नंबर 2 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर से संबंधित है। डिमांड नंबर 9 ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक। एंड डिमांड नंबर 10 यस का, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल। स्टाफ एंड वेलफेयर से संबंधित डिमांड नंबर 11 है। तो इसके अनुसार हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पी का रहेगा 3, 4, 2 एंड 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2 एंड 5। तो आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। फाइनेंस कॉन्करेंस इज रिक्वायर्ड इन, किसमें वित्तीय सहमति आवश्यक है। सैंक्शन ऑफ LAP, LAP के लिए मंजूरी नहीं, इसके लिए नहीं आवश्यक। सैंक्शन ऑफ HLAP, हाफ पे लीव के लिए, इसके लिए भी नहीं आवश्यक। सैंक्शन ऑफ लीव एनकैशमेंट, छुट्टी का नकदीकरण, इसके लिए भी आवश्यक नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। इन केस ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स, कोई गैर कानूनी हड़ताल होती है,
The absence of the employees concerned is tantamount to a break in service and cannot be condoned without the sanction of. गैर कानूनी हड़ताल के मामले में संबंधित कर्मचारियों की अनुपस्थिति सेवा में विघ्न के समान है और इसे के मंजूरी के बिना माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए प्रेसिडेंट ही इसे माफ़ कर सकते या कंडोन कर सकते, उसके लिए प्रेसिडेंट का सैंक्शन हमें चाहिए होता है। What is the duration for filing review petition before CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर करने की अवधि क्या है? रिव्यू पिटिशन अगर हमें कैट में दायर करना हो तो उसके लिए विदिन 30 डेज हमें दायर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, इन रेलवे विच अथॉरिटी एट डिविजनल लेवल हैज़ द पावर्स टू डिसाइड फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? मंडल स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला कौन कर सकता है? इसके लिए ADRM एम्पावर्ड है, लेकिन मुझे इसका कोई रेफरेंस मिला नहीं। यदि आपके पास कोई रेफरेंस हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसे बताएं या मेरे ईमेल ID पे ज़रूर भेजें। आपसे एक और निवेदन है, यदि आपके डिवीज़न या रेलवे में कोई एग्ज़ाम हुआ हो तो उसके क्वेश्चन पेपर आप ईमेल ID पे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसे सॉल्व करें और इसका लाभ सभी कर्मचारियों को हो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता है, इसलिए हमें अपने ज्ञान को शेयर करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, डेट फ्रॉम विच RTI केम फुल्ली इनटू फोर्स? सूचना का अधिकार कब से पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 12/10/2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द tenure of the Internal Complaints Committee under Sexual Harassment Women at Workplace? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत आंतरिक शिकायत समिति की अवधि क्या है? तो ये होती है 3 years। कंप्लेंट्स कमिटी सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित एक हमारा रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है, वो कौन सा है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्विस ऑफ टेम्पररी स्टेटस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स टू बी रिकंड फॉर MSCP? तो ये होता है 50%। MSCP के किसी सर्कुलर में हमें ये मिल जाएगा। विच इज़ द नोडल रेलवे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्पन? अर्पन के कार्यान्वयन हेतु नोडल रेलवे कौन सा है? तो ये है वेस्टर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इन ई ऑफिस अ फाइल कैन बी सेंड टू ए मैक्सिमम ऑफ? ई ऑफिस में कोई फाइल है तो अधिकतम कितने लोगों को, उपयोगकर्ताओं को एक फाइल भेजी जा सकती है? तो ये फाइल के बारे में कह रहे हैं, ना कि कोई लेटर के बारे में। तो फाइल केवल एक ही व्यक्ति को भेजी जा सकती है, जबकि कोई लेटर हो तो वो एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ जोनल रेलवे इज हेडेड बाय? जोनल रेलवे का ऑडिट डिपार्टमेंट किसके अधीन कार्य करता है, उनके प्रमुख कौन होते हैं? तो ये मुझे लगता है प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, DG ऑडिट, ये होते हैं। प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर तो नहीं होते, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी नहीं होते, GM भी नहीं होते। तो ये करेक्ट आंसर हमारा प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट या DG ऑडिट यही होगा।
Next question, question number 93. Tenders where technical and financial bids are called for and evaluated separately is called. इसे जो निविदाएं, जो टेंडर जो होते हैं, तकनीकी और वित्तीय बोलियां बिड्स अलग अलग मंगाई जाती है, उनका मूल्यांकन अलग अलग किया जाता है, उसे क्या कहता है? तो उसे टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू असेस द टेंडर्स टेक्निकली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल बिड्स। इसका मेन उद्देश्य है, इसे हम लिख लेते, यदि किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में इसे पूछे तो हमें याद रहना चाहिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू असेस द टेंडर्स टेक्निकली विदाउट being influenced by the financial bids। ये इसका इंटेंशन है या फिर मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। If expenditure is expected to exceed the sanctioned detailed estimate, then यदि व्यय स्वीकृत विस्तृत अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है तो, यानी कोई एस्टिमेट हमारा सैंक्शनड है लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपेक्षा है कि उससे ज़्यादा खर्च होगा, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड सैंक्शनड, ये होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 95। इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू जोन्स। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 18 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जोन में एक और क्वेश्चन है, ईच आरडीएसओ इज जोन। क्या आरडीएसओ को जोन का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 96। आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द मैटर ऑफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 किस मामले से संबंधित है? तो ये है सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 97। इससे पहले आपको एक निवेदन है कि आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को, साथियों को जो शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो, और यदि इसमें कुछ गलतियां हो तो उसे सुधार भी हो जाएगा और हमें भी इसका लाभ होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। डेप्रिसिएशन ऑफ एन असेट ऑकर्स बिकॉज ऑफ। किसी संपत्ति का मूल्यह्रास किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिजिकल वियर एंड टीयर ऑफ असेट्स। इसके लिए रेफरेंस यदि मुझे मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 98। अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स एक्सेप्टिंग ऑफ गिफ्ट्स आर प्रोहिबिटेड। रेल सेवा आचरण नियमों के किस नियम के तहत उपहार स्वीकार करना निषिद्ध है? तो ये होगा करेक्ट आंसर रूल नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जब आता है तो 13A भी साथ में हम देख लेना चाहिए।
13A है डाउरी। Question number 99. Which standard form is issued for nomination of inquiry officers in DAR? DAR के लिए अंतर्गत इंक्वायरी ऑफिसर्स का नॉमिनेशन करना हो तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है या इशू किया जाता है? तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म 7। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अंडर हुज सिग्नेचर SF3 इशूड? SF3 किसके सिग्नेचर से इशू किया जाता है? तो SF3 ये सस्पेंडेड एम्प्लॉई सबमिट करता है। ये नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी इसे कहते हैं। ये सबमिट करने के बाद ही उसे एक सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101. हाउ मेनी मैक्सिमम डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? प्रिविलेज पास में या सुविधा पास में अधिकतम कितने आश्रित शामिल हो सकते हैं? तो ये है नॉट मोर देन 2। 2 से ज़्यादा रिलेटिव्स शामिल नहीं कर सकते। और यदि कोई डिपेंडेंट इंक्लूड किया जाता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिमिटेड 5 हो जाते हैं। इफ डिपेंडेंट इज इंक्लूडेड, then total number of persons should not more than 5 तक लिमिट होती है। लेकिन अभी कोई डिपेंडेंट नहीं है और सभी फैमिली मेंबर्स है तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. अंडर विच रूल्स? DAR के किस नियम के तहत? अंडर विच रूल्स ऑफ DAR एन एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड? एम्प्लॉय को सस्पेंड करने के लिए कौन सा रूल है? तो ये है रूल नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. A railway servant who has completed dash years of service may be granted final withdrawal from PF. इसके पहले के वीडियो में PF के संबंध में डिटेल चर्चा की गई है, तो आंसर इसका करेक्ट होगा 10 ईयर्स। इसका RB नंबर जो है 47/2017। इसकी डिटेल चर्चा इसके पहले के वीडियो में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104. The appeal under DR should be filed within days from the date on which copy of order is delivered. DR के तहत अपील आदेश की प्रति दिए जाने की तारीख से दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। तो ये है 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 105. DR पर हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। द कलर स्कीम ऑफ द स्ट्रिप इन उम्मीद कार्ड फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। सेवारत रेलवे कर्मचारियों के लाभार्थी के लिए उम्मीद कार्ड में पट्टी की रंग योजना क्या है? तो इसके लिए है ये जो ब्लू स्ट्रिप एट टॉप एंड बॉटम, तो ये होगा सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए। और सर्विंग एम्प्लॉयज़ के जो रिलेटिव्स है या डिपेंडेंट है, उन फैमिली मेम्बर्स है, उनके लिए एक येलो कलर ऐड किया जाता है। दो ही बातें याद रखनी है, सर्विंग के लिए ब्लू स्ट्रिप एंड रिटायर्ड के लिए ग्रीन स्ट्रिप। और सर्विंग के रिलेटिव्स डिपेंडेंट कोई है तो उनके लिए येलो स्ट्रिप है।
उनकी बेनिफिशियरीज जो है, सर्विंग एम्प्लॉय के बेनिफिशियरीज, उनके लिए येलो स्ट्रिप है। ये है बेनिफिशियरी। सर्विंग एम्प्लॉय, सर्विंग एम्प्लॉय के बेनिफिशियरी जो है उनको नीचे येलो स्ट्रिप रहेगी। और ग्रीन स्ट्रिप जो है रिटायर्ड लोगों के लिए होता है, टॉप और बॉटम में, जिसे पेंशनर्स कहते हैं, पेंशनर्स के लिए ये है। तो केवल ब्लू और ग्रीन याद रखना है, और ग्रीन तो पेंशनर्स के लिए है, ब्लू जो सर्विंग के लिए है। तो पेंशनर्स के जो डिपेंडेंट्स होते हैं या उनके मेडिकल बेनिफिशियरीज है, तो उनके लिए नीचे येलो स्ट्रिप रहेगी। क्वेश्चन नंबर 106, मैक्सिमम डेज कम्यूटेड लीव कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस। संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम कितने दिनों के परिवर्तित अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है? तो ये इसका प्रोविज़न दिया गया है IREC वॉल्यूम 1 में। पैरा नंबर 5 to 7। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट। लेकिन यदि स्टडी लीव के पर्पज़ से इसे लिया जाता है तो इसका मैक्सिमम 180 डेज है। तो ये केवल 180 डेज स्टडी लीव के पर्पज़ से है, इसे याद रखना है। MACP वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच पे कमीशन? MACP कौन से वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया था? तो MACP छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू किया गया था, 6 पे कमीशन। ये कब से शुरू हुआ था? ये कभी खास पूछे तो ये हो गया था तो 1/9/2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट शुड नॉट एक्ट एज अ डिफेंस काउंसलर इन मोर देन केसेस। रिटायर्ड सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को अधिक से अधिक मामलों में रक्षा सलाहकार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये है 7। जो वर्किंग या यूनियन के मेंबर्स होते हैं, ऑफिस बेयरर्स होते हैं, उनके लिए 3 है। CCL may not be granted in more than, CCL एक कैलेंडर वर्ष में अधिक बार प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो ये करेक्ट आंसर है 3 से ज़्यादा बार करेक्ट उन्हें CCL नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन, मैरिड फीमेल रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डैश डेज स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अंडरगोइंग फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए विवाहित महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है? तो ये है 14 डेज। साथियों, हमने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।